हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निर्मला एक बड़ी ही कंजूस औरत थी। उसने तो अपनी कंजूसी से अपनी बहू मालती और बेटे आकाश का जीना हराम किया हुआ था। लेकिन निर्मला राम जी की बहुत बड़ी भक्त थी। प्रतिदिन मंदिर जाकर वो अपने लिए ही प्रार्थना करती थी। ऐसे ही एक सुबह वो पूजा की थाली लिए अपने घर के पास वाले राम मंदिर में गई और पूजा करते हुए बोली, हे राम जी, अपने इस भक्त पर भी अपनी कृपा बरसाइए। मेरा घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे। देखिए, आज मैं आपके लिए 5 प्रकार के फल लाई हूँ। अच्छे से खाइएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। निर्मला उन फलों को भगवान राम के चरणों में चढ़ा कर जाने ही लगी थी कि तभी पुजारी जी उन फलों को उठाकर ले जा रहे होते हैं। ये देखकर निर्मला उनके पास जाकर बोलती है, अरे पंडित जी, ये मेरे चढ़ाए फल कहाँ ले जा रहे हैं? अभी तो मेरे राम जी ने भोग भी नहीं लगाया होगा। अरे बहन जी, बाहर कुछ लोग भूखे बैठे हैं तो उन्हें ही ये फल दूंगा। वैसे भी भूखे के पेट में जाने से ही भगवान का पेट भरता है। अरे ऐसे कैसे? इतने महंगे फल उन भूखे नंगे भिखारियों के लिए थोड़ी लाई हो। वापस से रखिए मेरे फलों को मेरे भगवान के चरणों में। मेरे राम जी को भूखा रखकर आप दूसरों का पेट भर रहे हैं। माफ नहीं करेंगे वो आपको। निर्मला अपने फलों को वापस से राम जी के चरणों में रखवा कर चली जाती है। उसके जाने के बाद पंडित जी बोलते हैं, हे मेरे राम जी, इस महिला को मार्ग दिखाइए। इसकी भक्ति आपके लिए तो है, लेकिन आपके भक्तों के प्रति इसका कोई स्नेह नहीं है। इतनी कंजूसी किस काम की? निर्मला पूजा करके वापस अपने घर आ जाती है और घर आकर वो देखती है कि उसकी बहू दूध से भरा ग्लास एकदम से गटके जा रही है। ये देखकर निर्मला बोलती है, ये पूरा ग्लास दूध किस खुशी में पी रही है तू? पैसा क्या पेड़ पर उगता है इसको लाने के लिए? माँ जी, मुझे थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने दूध में हल्दी मिलाकर पी लिया। वैसे भी मैंने पिया है, बर्बाद थोड़ी ना किया है। ये बर्बाद ही हुआ है। अरे इतना महंगा दूध आता है और तू इस महंगाई में एक ग्लास दूध गटक गई। अगली बार ऐसा किया ना तो फ्रिज को ताला लगा दूंगी। जितना देती हूँ उतना ही खाया पिया कर। राम जी बचाए ऐसी बहू से तो। हे राम जी, तरस करो हम पर। ऐसी कंजूस सास से बचाओ हमको। इन्हें हमारी हालत देखकर तरस नहीं आता, बस किसी न किसी तरीके से अपने पैसे बचाने का सोचती है। निर्मला इतना बोलकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। शाम होने पर निर्मला सोफे पर बैठी चाय पी रही होती है। तभी उसके घर के बाहर एक भिखारन भीख मांगने आती है। उसकी आवाज सुनकर मालती रसोई में से एक कटोरी में सब्जी लेकर दरवाजे पर आती है और उस भिखारन को देने ही लगती है कि तभी निर्मला वहां आकर उसे रोकते हुए बोलती है, बहू ये क्या कर रही है? क्या दे रही है इस भिखारन को? माँ जी, कल की थोड़ी सब्जी और रोटी बची हुई है, वो घर में तो कोई खाएगा नहीं। इस गरीब भिखारन को दे देती हूँ, भूखी है, बेचारी का पेट भर जाएगा। तूने खुद से सोच लिया कि कोई नहीं खाएगा? मैं खाऊंगी रात के खाने के साथ। जा वापस लेकर जा। पर माँ जी, बेचारी भूखी है। तो इस दुनिया के भूखों का जिम्मा तूने लिया है क्या? भंडार नहीं भरे मेरे घर में खाने के। सब्जी रख और नाश्ते की टेबल पर 1 रुपया पड़ा होगा, वो लाकर दे दे। राम जी, ये बहू तो मेरा घर लुटवा देगी। बेचारी मालती को अपनी कंजूस सास की बातों को मानना पड़ता है और वो सब्जी रख कर 1 रुपए ले आती है। लेकिन उसमें वो अपने पास से कुछ पैसे मिलाकर उस भिखारन को देते हुए बोलती है, लो बहन, कुछ खा लेना कहीं से। भिखारन पैसे लेकर चली जाती है और मालती अपनी कंजूस सास की कंजूसी देखकर गुस्से में हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद एक सुबह निर्मला का बेटा आकाश उससे कुछ पैसे मांगते हुए बोलता है, माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरे एक दोस्त की पत्नी बहुत बीमार है, उसको जरूरत है। वो अगले महीने दे देगा। हाँ, यहाँ बैंक खुला है क्या जो उसने तेरे से पैसे मांग लिए? बोल दे नहीं है, पेड़ पर नहीं उगता पैसा। माँ, उसको जरूरत है मदद की, दे दो ना यार। इतना क्या कंजूसी दिखानी कि किसी के जीने मरने से फर्क ना पड़े। तू ना मेरे को ज्यादा ज्ञान ना दे। मैंने बोला ना पैसा नहीं है तो नहीं है। कल ही मैंने राम जी के लिए रामनवमी पर चढ़ाने के लिए सोने की चैन बनवा ली, इसलिए पैसा नहीं है मेरे पास। आपकी ये राम भक्ति आपके किसी काम नहीं आएगी। जीते जागते लोगों को तो आप इंसान मानती नहीं हो। आपके ऐसे बर्ताव से भगवान राम आपसे कभी खुश नहीं होंगे। आकाश गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ पर मालती
उसको अपने सोने के गहने देते हुए बोलती है। सुनिए जी, ये ले जाकर गिरवी रख दीजिए और पैसे लेकर अपने दोस्त को दे दीजिए। मैं तुम्हारे गहने कैसे गिरवी रख सकता हूँ मालती? देखिए, किसी की जान से ज्यादा कीमती नहीं है ये गहने, और अगर आप अपने दोस्त की इस वक्त मदद नहीं करेंगे तो उसका दोस्ती और इंसानियत दोनों पर से यकीन उठ जाएगा। मालती के दिए गहनों को गिरवी रखकर आकाश अपने दोस्त की मदद करता है। तो अगले दिन सुबह सुबह रामनवमी के मौके पर निर्मला अपनी सोने की चैन लिए मंदिर जाती है और वहाँ भीड़ को देखकर बोलती है, ये लोग भी ना क्या फूल पत्ते लेकर पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले पूजा करने का हक तो मेरा है। आखिर मैं राम जी के लिए सोने की चैन लाई हूँ। अरे पंडित जी, मुझे जरा आगे बुलाइए, मैं राम जी के लिए सोने की चैन लाई हूँ चढ़ाने को। देखिए देवी, भगवान के दर्शन के लिए लाइन में लगकर आगे आएंगी तो ही भगवान आपकी सुनेंगे। आपके चढ़ाए आभूषण उनके किसी काम नहीं आएंगे। निर्मला इस बात से बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो इस वक्त अपना गुस्सा शांत करके लाइन में खड़ी हो जाती है। पर भीड़ के कारण उसको लाइन में धक्का लगता है और उसकी थाली में रखी सोने के चैन की डब्बी नीचे गिर जाती है और उसमें से चैन निकलकर बाहर गिर जाती है। लेकिन वो सोने की ना होकर सिल्वर के चैन में बदल जाती है। ये देखकर निर्मला बोलती है, हाय राम, मेरी सोने की चैन खा गई। मुझे अच्छे से याद है, मैं घर से सोने की चैन लेकर ही निकली थी, पर ये सिल्वर की चैन कैसे बन गई? मंदिर में खड़े लोग इस बात पर खुसुर पुसुर करने लगते हैं। तभी पंडित जी निर्मला के पास आकर बोलते हैं, देखिए देवी, भगवान राम महंगे तोहफों से नहीं, भक्त के प्रेम से, उसके दयालु स्वभाव से प्रसन्न होते हैं, जो दूसरों की मदद के लिए आगे रहते हैं। इसीलिए उन्होंने आपको ये उदाहरण दिया है कि आपके सोने की चैन उनके लिए सिल्वर के मात्र है। आप चुप रहिए पंडित जी, मुझे लगता है यहीं किसी ने मेरी चैन चोरी करी है। अरे शर्म आनी चाहिए भगवान के चढ़ावे को चुराते हुए। निर्मला के ये बोल सुनकर वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी एकदम से सब कुछ स्थिर हो जाता है। निर्मला के अलावा मौजूद हर इंसान एक बेजान पुतले में बदल जाता है। ये देखकर निर्मला के होश उड़ जाते हैं। तभी मंदिर की राम मूर्ति से एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है और भगवान राम की मूर्ति साक्षात राम जी में बदल जाती है। निर्मला ये दृश्य देखकर हाथ जोड़े राम जी से बोलती है, हे भगवान, मैं तो धन्य हो गई। मेरे प्रभु, मेरे राम जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। निर्मला, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने नहीं आया, बल्कि मुझे तुम्हारा ये भक्ति दिखाने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे भक्त कभी भी किसी को भूखा नहीं छोड़ते। राम राज्य में प्रेम और दया का वास होता है। तुमने मेरे प्रति तो अपनी भक्ति दिखाई, लेकिन अपने रिश्तों और मानवता के प्रति तुम सदैव कंजूस रही। अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो कभी किसी की सहायता करने से इनकार ना करना। मुझ पर चढ़ावा चढ़ाने की जगह किसी जरूरतमंद का पेट भरना और अपने शब्दों को और वाणी को मीठा करना। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं अपनी कंजूसी के कारण राम जी के उपदेशों को ही भूल बैठी। प्रभु, अब आपको अपने इस भक्त से कोई शिकायत नहीं आएगी, मैं वचन देती हूँ आपको। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम्हें पछतावा है, इसीलिए अब से अच्छाई और दयालुता के मार्ग पर चलना। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। निर्मला अपने हाथों को जोड़ और आंखें बंद करके भगवान का धन्यवाद करती है, जिसके बाद वो जैसे ही आंखें खोलती है सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और चैन भी सोने की हो जाती है। ये देखकर निर्मला पंडित जी के पास जाकर बोलती है, पंडित जी, आपने सही कहा था, भगवान पैसों से प्रसन्न नहीं होते। इसलिए आज मैं अपनी भूल स्वीकारते हुए भगवान राम के नाम का पाठ और भंडारा करवाना चाहती हूँ। क्या मुझे इजाजत है? इजाजत है देवी। निर्मला को अपनी भूल का एहसास होने पर वो अपनी भूल का प्रायश्चित करती है और पूरे मन से भगवान राम का पाठ और भंडारा करवाती है। साथ ही उस दिन के बाद से निर्मला अपनी बहू बेटी के साथ भी अपने रिश्तों को सुधारने में लग जाती है। रिया एक बहुत ही तेज और चालाक लड़की थी। रिया को हर काम को खराब करना ही आता था। उसका भाई अनुज उसकी इन सब हरकतों को देखकर उसको कांड करने वाली बोलता था। ऐसे ही एक दिन रिया और उसकी माँ गीता दोनों साथ में बाजार से वापस आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में गीता
रिया से कहती है। ले तू सब्जी लेकर घर जा और ध्यान से जाइयो। क्यों माँ, आप कहाँ जा रही हो? पड़ोस वालों के घर कीर्तन है, वहीं जा रही हूँ। तू बस खुद को और सब्जी को घर पहुँचा दे, पता चले कि तूने फिर कुछ कर दिया। माँ, मैं इतनी भी नादान नहीं हूँ कि इतनी सी सब्जी को घर लेकर न जा सकूं। हाँ बिल्कुल, तू कितनी समझदार है और नासमझ है ये पूरा मोहल्ला जानता है। माँ, आप ऐसे मत बोलो, मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं करती हूँ। इतना बोलकर रिया सब्जी लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन रास्ते में उसको अपनी एक दोस्त मिल जाती है और वो उसके साथ बातें करने लगती है। बातों बातों में सब्जी को वो घर पर ले जाना भूल जाती है और सब्जी को रास्ते में ही छोड़कर रिया घर पर वापस आकर आराम से सो जाती है। थोड़ी देर में गीता कीर्तन से वापस आती है तो रिया को आवाज देते हुए कहती है, रिया सब्जी कहाँ है? लेकर आ, रात में खाना बनाना है। गीता की आवाज सुनकर रिया जल्दी से बाहर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ वो। अरे वो क्या कर रही है? कहीं तूने फिर तो कुछ कर नहीं दिया? माँ, मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन तूने फिर कुछ किया है तभी तू वो लेकिन ये सब कर रही है। अब बता जल्दी सब्जी कहाँ है? माँ, मैं सब्जियाँ ला ही रही थी कि रास्ते में मेरी सहेली मिल गई और मैं उससे बातें करने लग गई और सब्जियों के बारे में भूल ही गई। बहुत बढ़िया, तू आज सब्जी भूल गई, कल को हम कौन है ये भी भूल जाइयो ना। माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं अभी जाकर सब्जी ले आती हूँ। अब जाने दे, क्या फायदा, अब तक तो कोई ले भी गया होगा। माँ, एक बार देख कर तो आने दो, क्या पता वही हो, किसी ने ना उठाई हो। अब इतनी फिक्र हो रही है, अरे तो तभी देख लेती तो क्या चला जाता तेरा। मुझे तो पहले ही पता था तू कुछ न कुछ करेगी, फिर भी तुझे पता नहीं क्या सोच कर दे दी सब्जी। गीता रिया के कांड करने की आदत से तंग हो जाती है और अपने बेटे अनुज को कहती है, बेटा इसका तो पता नहीं क्या होगा, तेरी शादी करवा देती हूँ, तेरे लिए लड़की भी देख रखी है। अनुज शादी के लिए हाँ कर देता है और कुछ दिनों बाद उसकी शादी संगीता नाम की एक लड़की से हो जाती है। संगीता घर को अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन गीता रिया को अपनी साड़ी को प्रेस करने के लिए देती है और रिया से साड़ी जल जाती है। ये देखकर गीता रिया को डांटने लगती है। तभी संगीता वहाँ आकर कहती है, माँ जी, आप दीदी को क्यों डांट रही हो? देख बहू, इतनी महंगी साड़ी दी थी इसे प्रेस करने को और इसने जलाकर रख दी। माँ जी, ये साड़ी मैं प्रेस कर रही थी और मुझसे जल गई, आप दीदी को मत डांटो। मेरे तो कर्म ही फूटे निकले, पहले बेटी कम थी जब बहू के कांड भी शुरू हो गए। माँ जी, मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं ध्यान से रखूंगी। हाँ, इतनी महंगी साड़ी अपने मायके से लाई थी ना, जो जलाकर रख दी और बोल रही है अगली बार से ध्यान रखूंगी। संगीता झूठ बोलकर रिया को डांट से बचा लेती है, लेकिन उसे बहुत डांट पड़ती है। बाद में उसके पास रिया आकर कहती है, भाभी मुझे माफ कर दो, मेरी गलती की वजह से माँ ने आपको डांटा। पागल, अपनों से भी भला कोई माफी मांगता है? ऐसे ही दोनों बड़े प्यार से रहते हैं और फिर एक रात रिया का बॉयफ्रेंड अतुल छुपके उससे मिलने आता है और उसके कमरे में आकर बोलता है, रिया देखो, मैं तुमसे मिलने आ गया ना, मानती हो ना मेरे जैसा कोई आशिक नहीं है। हाँ, आधी रात में छुप कर आने से तुम हीरो बन गए ना। एक तो तुम्हारे लिए मैं आधी रात को तुम्हारे घर आया हूँ, ऊपर से तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। जा रहा हूँ मैं, हंसती रहो तुम, जा रहा हूँ मैं। अरे तुम तो बड़ी जल्दी गुस्सा हो गए। तुम्हें क्या, तुम हंस लो। अरे कोई उठ जाएगा, थोड़ा धीरे बोलो। अब क्या हुआ, अब कौन डर रहा है? किसी ने देख लिया ना तो तुम्हें भी डर लगने लगेगा। और वैसे भी जब से भाभी आई है तब से तो हम घर पे मिल ही नहीं पाते। यार तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ ही क्यों चिपकी रहती है पूरे टाइम? अरे वो अच्छा बनने का ड्रामा करती रहती है। अतुल और रिया दोनों बहुत देर तक बैठकर बातें करते रहते हैं। अचानक से संगीता कमरे में आकर सब देख लेती है। रिया संगीता को अपनी बातों में आराम से फंसा लेती है, लेकिन संगीता के पीछे पीछे अनुज भी वहाँ आ जाता है और अपनी पत्नी और बहन को एक अनजान लड़के के साथ देखकर बोलता है, ये लड़का कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं भैया कौन है, मैं तो अभी आई तो देखा भाभी और ये लड़का हंस के बातें कर रहे थे। दीदी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? अभी तो आपने मुझसे बोला कि वो आपका दोस्त है। संगीता, तुम अपने पति के सामने क्यों पलट गई? अभी तो तुम मुझे कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये तू क्या बकवास कर रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे मुझ पे गुस्सा निकालने से पहले अपनी बीवी से तो पूछ लो। संगीता, ये क्या है और ये सच बोल रहा है क्या? नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये दीदी का बॉयफ्रेंड है, मैंने खुद देखा है। अरे वाह भाभी, अपनी गंदगी मुझ पे मत डालो।
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी संगीता, निकल जाओ मेरे घर से। दीदी आप सच बोलो ना, देखो ना ये मुझे घर से निकाल रहे हैं। सच तो बोला है, कांड करो तुम, नाम आए मेरा। नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो इसे जानती तक नहीं। मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी, देख लिया खुद अपनी आंखों से मैंने, तुम बस चली जाओ। चलो संगीता, तुम मेरे साथ चलो। देख लिया ना तुमने, तुम्हारी कोई नहीं सुनता यहाँ पे। जाओ भाभी, आपका आशिक बुला रहा है, जाओ उसके साथ। अनुज गुस्से में संगीता को घर से निकालने लगता है। वहीं खड़े अतुल और रिया ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। इतने में सामने से गीता आकर कहती है, ये क्या हो रहा है? और अनुज तू संगीता को बाहर क्यों निकाल रहा है? माँ आपकी ये बहू तो बड़ी तेज निकली, देखो आधी रात को अपने आशिक को बुला लिया। हाँ माँ ये देखो, ये खड़ा इसका आशिक। नहीं माँ जी, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ, ये तो दीदी का बॉयफ्रेंड है। दीदी अपने आप को बचाने के लिए मुझे फंसा रही हैं। नहीं माँ, तुम तो जानती हो अपनी बेटी को, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हाँ मैं जानती हूँ अपनी बेटी को भी और बहू को भी। मेरे घर से संगीता नहीं जाएगी। ये क्या बोल रहे हो माँ? आपको तो पता है कि संगीता ने क्या कांड किया है और आप उसको रोक रहे हो। मुझे पता है तभी बोल रही हूँ, संगीता कहीं नहीं जाएगी। माँ आप क्यों इस बच्चेलन औरत का साथ दे रही है? मुझे पता है ये तेरा बॉयफ्रेंड है और मैंने तुझे पहले भी इस लड़के के साथ देखा है। तू अपने आप को बचाने के लिए मेरी बहू को बदनाम कर रही है। मतलब संगीता सच बोल रही थी? हाँ संगीता तो बहुत भोली है। रिया हमेशा खुद की गलती संगीता पर डाल देती है। सबको सच पता चल जाता है, जिसके बाद अनुज एक थप्पड़ लगाते हुए रिया को अच्छे से सुनाता है। जिसके बाद रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांगती है। भाभी मुझे माफ कर दो, आपने तो हमेशा मुझे अपना समझा और मेरा साथ देती रही और मैंने आज आपको ही फंसा दिया। कोई बात नहीं दीदी, आपने अपनी गलती मान ली सबके सामने और मुझसे माफी मांगी, यही बहुत है। रिया तुम इतनी बड़ी हो, तुम्हें तो समझदार होना चाहिए, घर को संभालने की अकल होनी चाहिए। तुम तो अपने ही भाई का घर तोड़ रही हो। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे समझ आ गया है अगर हम दूसरों का बुरा करते हैं तो खुद के साथ भी बुरा ही होता है। मुझे माफ कर दो, अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। रिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सब उसे माफ कर देते हैं और फिर रिया आगे से कोई काम या कांड नहीं करती जिससे कि दूसरों को परेशानी हो। बड़ी धूप पसीने से तरबतर में बिजली का बिल भरने की लंबी लाइन में लगी होती है। तभी वो गर्मी से परेशान होकर कहती है, बताओ कितनी लंबी लाइन है। मैं कह रही थी माँ को कि ऑनलाइन जमा करा देते हैं बिल, लेकिन नहीं, उन्हें तो मैं घर पर बैठी अच्छी ही नहीं लगती। गर्मी में गला सूखे जा रहा है मेरा। खुद में ही बड़बड़ाते हुए उसकी नजर सामने लगे एक चुस्की के ठेले पर पड़ती है, जहाँ लोग चुस्की खा रहे थे। गर्मी में बर्फ की चुस्की को देखकर चाहत को चुस्की खाने की चाह होने लगती है। ओहो, ठंडी ठंडी बर्फ की चुस्की, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। लेकिन इस बिजली के बिल का क्या करूं? लाइन देखकर तो लगता है पूरा दिन खड़े रहने पर भी मेरा नंबर नहीं आएगा। छोड़ो, भाड़ में गया बिजली का बिल, पहले मैं जाकर चुस्की का मजा लेती हूँ। इतना कहकर वो लाइन से निकलकर चुस्की वाले के ठेले पर पहुँच जाती है, जो आवाज लगाकर कह रहा होता है, चुस्की, ठंडी ठंडी चुस्की ले लो। भैया एक ऑरेंज वाली चुस्की देना। हाँ मैडम, संतरा फ्लेवर वाली ना, अभी बनावत है। चुस्की, ठंडी ठंडी चुस्की ले लो। भाई एक काला खट्टा चुस्की भी बना देना और थोड़ी जल्दी। हाँ जी जी भैया, अभी बनाते हैं। ओ भैया, पहले मैं आई हूँ तो पहले ऑरेंज चुस्की मुझे दो। भैया मुझे जल्दी है, पहले मेरा काला खट्टा रेडी करो। ओ मिस्टर, क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? चुस्की लेकर कौन सी ट्रेन पकड़नी है तुमने? तुमसे क्या मतलब, जल्दी है तो है। अरे काहे ही गर्मी में गर्म हो तो ई लियो मैडम अपना संतरा चुस्की और ई लियो भैया आपका काला खट्टा। ठंडी चुस्की खाकर ठंडा हो जाओ। इतना कहकर चुस्की वाला दोनों को चुस्की पकड़ा देता है। दोनों अपनी ठंडी ठंडी चुस्की का मजा लेते हैं और चाहत कहती है, आहा, मजा आ गया। मेरा गला कब से सूखे जा रहा था, अब तो तृप्ति हो गई। ओ मिस, ये क्या है? वो क्या कर रही हो? चुपचाप चुस्की नहीं खाई जा रही क्या? तुम्हारे के गुर्दे लाल हो रहे हैं, मेरा मुंह मैं जैसे मर्जी बोलूं। अब चुस्की खाकर जैसा फील होगा वैसे ही तो एक्सप्रेशन दूंगी ना। मैं बात ही क्यों कर रहा हूँ तुमसे? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। चाहत अपनी अपनी चुस्की खाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका रुमाल वहीं गिर जाता है, जिसे वरुण उठा लेता है। समय बीतता है और एक शाम वो अपनी फ्रेंड मीशा के साथ कॉलेज से घर आ रही होती है।
तभी उसे वही चुस्की वाला नजर आता है और वो मीशा को लेकर वहाँ जाकर 2 चुस्कियाँ लेती है। तभी मीशा कहती है, यार तुझे भी ये बर्फ के गोले खाने की क्या बीमारी लगी है? बच्चे खाते हैं ये सब। ऐसा तो कुछ नहीं होता। अब ऐसे तपती गर्मी में बर्फ के गोले की ठंडक ही सुकून देती है। ठीक है फिर तू ही खा ले, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं। देख यार, ऐसे मत बोल, पागल है क्या? खाते हैं ना, और फिर देखते हैं किसकी जीभ ज्यादा रंगीली होती है। तेरा दिमाग फिर गया है क्या? चुप कर तू। तभी दोनों चुस्की खाने लगते हैं और अचानक वहाँ वरुण भी आ जाता है तो देखता है कि चाहत बच्चों की तरह जीभ निकाल रही है। उसे देखकर वो कहता है, अरे छोटी बच्ची हो गया। तुम वही हो ना काले खट्टे वाले? इस लड़के का भी चुस्की का ठेला है क्या? तू चुस्की वालों से भी जान पहचान रखने लगी अब? पागल है क्या? मैं इसे जानती नहीं हूँ। वो तो उस दिन इसके साथ मैंने चुस्की खाई थी। हाँ, और तुम अपना रुमाल यहीं भूलकर चली गई थी। ये कहकर वरुण उसे रुमाल देने लगता है। तभी मीशा जोर से चीखती है और उसकी सारी चुस्की वरुण की शर्ट पर गिर जाती है। तभी चाहत उसे रुमाल से उसकी शर्ट साफ करने लगती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और मीशा वरुण को सॉरी कहती है। तभी कुछ दूर तीनों बातें करते हुए साथ जाते हैं, जिससे दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। समय बीतता है, दोनों की बातें बढ़ने लगती है तो कभी कभी दोनों साथ में चुस्की खाने के बहाने मिलने लगते हैं, जिससे दोनों में प्यार हो जाता है और अपने घर वालों को इस बारे में बताकर दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन ससुराल में भी चाहत की चुस्की खाने का चस्का नहीं छूटता और एक दिन वो बाहर से चुस्की खाती हुई घर आती है तो उसकी सास विनीता कहती है, अरे बहू ये क्या चूसती आ रही है? चुस्की है माँ जी, बर्फ का गोला। अरे नास बेटी, बर्फ भी कोई खाने की चीज है क्या? खाने की नहीं, पीने की चीज। फिर बकवास। मतलब ये बर्फ में रंग बिरंगा शरबत डालकर पीने में क्या सुकून मिलता है तुझे? और क्यों इतनी महंगाई में इन फालतू चीजों पर पैसे फूकती है? ओह माँ जी, 10 रुपए की तो आती है। 10 रुपए में कौन सा आपका खजाना घट रहा है? हाँ हाँ, ये 10 रुपए तो जैसे बरस रहे हैं कहीं से। ये बर्फ तो घर में भी पड़ी रहती है, उसी को खुरच खुरच कर खा लिया कर। क्या बात है माँ जी, क्या तो आप सही रही हो। हाय राम, आपकी बातों से तो मेरा बर्फ का गोला भी पिघल कर पानी पानी हो गया। हे भगवान, कैसी चुस्की की शौकीन बहू गले पड़ गई। समय बीतता है। एक दिन चाहत घर में चुस्की बनाने की ट्राई करती है, जिसके लिए वो अलग अलग फ्लेवर्स के सिरप खरीद लाती है और फ्रिज से बड़े से कटोरी में रखी बर्फ निकालती है और फिर बेलन से उसे तोड़ने लगती है तो बर्फ के कुछ टुकड़े फर्श पर बिखर जाते हैं। यार ये बर्फ है या पत्थर? पहले टूट नहीं रही थी और अब टूट कर पूरे फर्श पर बिखर गई। अब इसे क्रश कैसे करूं? हाँ, मैं इसे कद्दूकस कर लेती हूँ। आज तो चाहत चुस्की खाकर ही रहेगी। इतना कहकर वो कद्दूकस लेने मुड़ती है कि फर्श पर पड़े एक बर्फ के टुकड़े से उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिर पड़ती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर विनीता भागी भागी किचन में आती है तो वो भी बर्फ से फिसलकर फर्श पर पसर जाती है। आए मर गई रे। आई माँ, मेरी कमर। अरे बहू तू ठीक तो है ना? गिर कैसे गई? जैसे आप गिरी माँ जी। मेरी पूरी साड़ी गीली हो गई। हाय दैया, तू किचन धोने बैठी थी क्या? कितनी बार कहा है पोछा लगा दिया कर, सारा फर्श पानी पानी कर रखा है। हाय दैया, ये क्या बर्फ के टुकड़े? तू क्या करने बैठी थी बहू? विनीता बोल ही रही थी कि तभी वरुण दोनों को आवाज देते हुए किचन की तरफ आ रहा होता है। माँ, चाहत कहाँ हो दोनों? अरे आप दोनों से जमीन पर क्यों पड़ी हो? नागिन की तरह रेंग रहे हैं। अरे दिखाई नहीं देता, हम गिर गए हैं। अच्छा, मुझे लगा कोई चिल्लर विल्लर खो गया होगा, वही ढूंढने बैठे होंगे। नालायक, अब उठाएगा भी या बकवास ही करता रहेगा? तभी वरुण दोनों की हेल्प करता है और तीनों संभलते हुए हॉल में आ जाते हैं। तभी चाहत बताती है कि चुस्की बनाने के चक्कर में ये सब हुआ। ये सुनकर विनीता अपना सर पकड़कर कहती है, महान, तू तो बिलोसन कहती है, बर्फ का गोला? अरे बहू, मैंने तुझे ठंडा लाने को कहा था, तू तो बर्फ का गोला ले आई। बर्फ किसकी? अब आंटी जी, शरबत कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें तो आप पीती रहती होंगी। मेरे हाथ की बनी चुस्की खाइए, तबीयत ठंडी ना हो जाए तो कहना। उसकी तबीयत कौन से तवे पर उबल रही थी जो तू ठंडा करने के लिए बर्फ का गोला उठा लाई? जाकर चाय नाश्ता ला। कोई ना विनीता, अब
लाई है तो खा के देख लेती हूँ। वैसे भी बड़े दिन हो गए बर्फ का गोला खाए हुए। इतना कहकर वो चुस्की के चुस्के लेने लगती है और तारीफ भी करती है। उसके जाने के बाद दोनों सास बहू बैठकर चुस्की का मजा लेती हैं और अगले दिन विनीता का गला ठंडा खाने की वजह से बैठ जाता है, जिसके बाद से चाहत भी हमेशा चुस्की खाना छोड़कर कभी कभी मन करने पर ही खाया करती। शिवन्या अपने कमरे में आराम से लेटकर फोन चलाते चलाते गाने सुन रही थी। तभी उसके फोन पर उसकी दोस्त रिंकी का कॉल आता है और वो बोलती है, अरे यार कैसी है, कभी फोन भी उठा लिया कर जल्दी से। एक तो कॉल करते ही कोरोना की कॉलर ट्यून सुननी पड़ती है, ऊपर से तू फोन भी नहीं उठाती। मैं ठीक हूँ यार, और वो कॉलर ट्यून मैंने थोड़ी ना लगाई है जो तू मुझसे बोल रही है। और हाँ, बात बता क्या है, ऐसा तो तू फोन नहीं करती। बेशरम लड़की, तुझे पता है ना मेरी शादी होने वाली है, टाइम स्पेंड करना तो भाड़ में गया, और ये बोल रही है कि काम की बात बता। काम से ही तो फोन करती हूँ मैं तुझे। अरे यार तू तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी यार, ज्यादा सेंटी मत हो। चल बता किस लिए कॉल किया है? तुझे तो पता है ना मेरी शादी हो जाएगी, इसलिए तुम सबसे मिलने के लिए मैं हैंड्स पार्टी रख रही हूँ। हम बहुत मजे करेंगे, इतने टाइम बाद सारी फ्रेंड्स मिलेंगी। हाँ यार, बात तो तूने सही कही। मैं तेरी ये पार्टी बहुत स्पेशल बनाना चाहती हूँ। एक काम करते हैं, पार्टी का ना कोई थीम रख लेते हैं, मजा आएगा। मैं बताऊँ, ऐसा करते हैं गाउन की थीम रखते हैं। हाँ यार, ये बड़ा मस्त आइडिया है। मैं भी तेरी पार्टी में गाउन पहन कर आऊंगी, मैंने अभी तक पहना नहीं है। तो ठीक है, 2 दिन बाद मिलते हैं। शिवन्या अपना गाउन पहनने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और 2 दिन बाद में वो अपना गाउन पहनकर बहुत ही सुंदर रेडी हो जाती है और रिंकी की हैंड्स पार्टी में पहुंच जाती है, जहां उसकी सारी फ्रेंड बहुत ही सुंदर फ्लोरल शाइनिंग गाउन पहनकर आई थी। तभी रिंकी पास आकर उसे गले लगाकर बोलती है, वाओ यार, तू कितनी मस्त लग रही है, बिल्कुल सिंड्रेला की तरह। थैंक यू यार, पर मुझसे ज्यादा अच्छी तो तू लग रही है, बिल्कुल बार्बी गर्ल। और हाँ, वो देख सब कितने अच्छे अच्छे गाउन पहन कर आए हैं, मोनिशा, रिधिमा। तुझे पता है सब आ गए, तेरी ही कमी थी, पर अब वो भी पूरी हो गई। सब मजे कर रहे हैं। रिंकी इतना बोलकर शिवन्या को पार्टी में लेकर जाती है और सारी गर्ल्स एक साथ डांस करती है, जोक्स क्रेक करती है। तभी शिवन्या बोलती है, क्यों ना हम सब गाउन पहनकर मॉडलिंग करें और जो सबसे बेस्ट होगा उसे प्राइज देंगे। वाह यार, ये तो बहुत औसम आइडिया है। शिवन्या की बात सुनकर सारी गर्ल्स एक एक करके मॉडलिंग करके बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। रात भर वो सब बहुत एंजॉय करती हैं और जब सुबह होती है तो सब देखती हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर इधर उधर पड़ी थी, जिसके कुछ देर बाद में सब बैठकर बातें करती हैं। यार तुझे पता है, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को अपनी इस गाउन के साथ एक पिक भेजी थी। गेस कर उसने क्या बोला होगा? क्या बोला, हमें भी बताना। यार मुझे ना शर्म आ रही है, अब नखरे करना बंद कर और जल्दी बता। हाँ हाँ बता ना, क्यों फुटेज खा रही है? जब उसने मेरी गाउन वाली पिक देखी ना, तो मुझे वीडियो कॉलिंग पे फ्लाइंग किसेस देने लगा और बोला बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो तुम, और मुझे एक और गाउन दिलाएगा। कितना प्यार करता है ना मेरा बॉयफ्रेंड। सच में यार, तेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छा है, कितना प्यार करता है तुझसे। शिवन्या, तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे कुछ नहीं बोला? उप्स, मैं तो भूल ही गई कि तेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। होगा भी कैसे, तेरे पास इतनी ब्यूटी कहाँ है? ब्यूटी तो मेरी तुमसे ज्यादा अच्छी है, और जब बॉयफ्रेंड बनाऊंगी ना तो सबको बताऊंगी। अरे करियर नाम की भी कोई चीज होती है, मेरा फोकस उस पर है। बाय द वे रिंकी, बहुत पार्टी एंजॉय कर ली, अब शादी में मिलूंगी। ये कहकर शिवन्या उसकी बातों से चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर शिवन्या मोनिशा की बातों को याद करते हुए बोलती है, इतना भी क्या अपने गाउन पर मरे जा रही थी। बॉयफ्रेंड ने अलाना फलाना डिमकाना पता नहीं क्या क्या बोल दिया। अरे मैं भी रिंकी की शादी में ऐसा गाउन पहनूंगी ना कि सब मुझे देखते ही रह जाएंगे, और अब तो मैं हर जगह गाउन पहन कर ही जाऊंगी। इतना बोलकर शिवन्या अपनी सेविंग से 7-8 गाउन्स खरीद लेती है, जिसके बाद वो डेली गाउन पहनकर ही बाहर निकला करती। कुछ ही दिन बाद में वो रिंकी की शादी में भी बहुत ही सुंदर और हैवी गाउन पहनकर जाती है, जिससे पूरी वेडिंग के लोग उसे ही बार बार देख रहे थे। ये देखकर वो और चने के झाड़ पर चढ़ जाती है और जाते वक्त बोलती है,
अरे वाह, आज तो सब मुझे ही देख रहे हैं। ओए होए, मजा ही आ गया। अब से तो मैं डेली ऐसे ही गाउन पहना करूंगी। पर यार, इसे पहनकर मैं थोड़ी सी परेशान भी हो रही हूँ। एक तो ये इतना हैवी है, ऊपर से हील में मुझसे चला नहीं जा रहा। पर कोई बात नहीं, सबकी नजरों में चमकना है तो ऐसे हैवी स्टाइलिश गाउन तो कैरी करने ही पड़ेंगे। अरे ये टैक्सी कब आएगी? मैं चलते चलते घर पहुँच जाऊंगी। शिवन्या को बहुत देर हो जाती है, लेकिन कोई टैक्सी उसे नहीं मिलती। तभी एक कार आती है और वो हाथ से इशारा करके लिफ्ट मांगकर उस कार को रोक लेती है, जिसके बाद वो उसमें बैठ जाती है। तभी ड्राइव कर रहा प्रीत नाम का लड़का उससे बोलता है, लगता है आप काफी अनकंफर्टेबल हैं इस गाउन में। जी थोड़ा सा। एक्चुअली मैं काफी देर से टैक्सी का वेट कर रही हूँ, पर कोई टैक्सी आई नहीं। थैंक गॉड आप तो आ गए। अब आप ही मुझे घर छोड़ देना। या श्योर, व्हाई नॉट। वैसे आप बहुत ज्यादा प्रेटी लग रही हैं इस गाउन में। I mean, मुझे पसंद है वो लड़कियाँ जो इस तरह के गाउन पहनती हैं। ओह रियली? दैट्स नाइस। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ में काफी देर तक बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे को इंट्रो देते हैं, नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। प्रीत उसे घर छोड़ देता है। कुछ दिन बाद में दोनों एक दूसरे से चैटिंग भी करने लगते हैं और मिलने लगते हैं। वक्त के साथ साथ उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। शिवन्या जब भी प्रीत से मिलती तो गाउन पहन के ही मिला करती। ऐसे ही एक दिन प्रीत शिवन्या को प्रपोज करने के लिए पहले उसे गिफ्ट में बहुत हैवी बार्बी डॉल स्टाइल का गाउन देता है और उसे उसी को पहन के आने को कहता है। शिवन्या प्रीत का लाया गाउन पहन तो आती है, लेकिन बहुत हैवी होने की वजह से उससे वो गाउन संभलता नहीं है और वो धीरे धीरे चलकर आती है, जिसे देखकर प्रीत बोलता है, शिवी, तुम इतनी धीरे क्यों चल कर आ रही हो? चोट लगी है क्या पैरों में? नहीं, वो बस गाउन थोड़ा ज्यादा ही हैवी है, इसलिए चल नहीं पा रही। कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो ऐसे हैवी गाउन पहनती हो, तो आज इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? इतने प्यार से लेकर आया हूँ मैं। अब प्रीत को कैसे बताऊं कि इस गाउन को पहनकर तो मुझसे एक और मिनट बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पता नहीं कब घर जाऊंगी, कब उतारूंगी मैं इसे। मगर ये इतने प्यार से लाया था, पहनना तो पड़ता ना। कहाँ खो गई शिवन्या? तुम मेरे लिए ये ड्रेस पहन कर आई। सच में आज पहले से भी ज्यादा प्यारी लग रही हो। आई लव यू शिवन्या डार्लिंग। आई लव यू टू प्रीत। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। शिवन्या हर पार्टी में गाउन पहन के ही जाया करती। एक दो बार तो वो गिरने से भी बच जाती है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो गाउन पहनना नहीं छोड़ती। आए दिन नए नए तरीके के गाउन की शॉपिंग किया करती, जैसे बॉल गाउन, ए लाइन गाउन, टी लेंथ गाउन, प्रिंसेस स्टाइल वाला गाउन। ऐसे ही एक बार वो अपनी फैमिली के साथ पार्टी में जाती है, जहां उसने एक बहुत ही प्यारा फिश कट गाउन पहना था। वो सबसे ही अलग लग रही थी, जिसकी वजह से एक लड़की उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तुम समझती क्या हो खुद को? हर पार्टी में गाउन पहन कर आ जाती हो। अरे कोई हूर की परी हो क्या? अपने चारों तरफ जरा नजर घुमाकर देखो, लोगों ने कितने अलग अलग तरीके के कपड़े पहने हैं। जीन्स, साड़ी, सूट, वेस्टर्न, और तुम हो कि छछुंदरों की तरह बस ये गाउन सा पहन कर आ जाती हो। वैसे एक बात कहूँ, बड़ी फनी लगती हो तुम। शिवन्या को उस लड़की की बात का बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन में सोचती है, उस लड़की ने मुझे जो भी कहा वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर मैंने भी कभी खुद को नोटिस ही नहीं किया। मैं गाउन की इतनी दीवानी हो गई थी कि जहाँ जाती थी वही पहन लेती थी। अब अगली बार से ध्यान रखूंगी। कुछ दिन बाद में प्रीत उसे अपने साथ एक पार्टी में लेके जाता है, लेकिन इस बार वो गाउन नहीं डालती, बल्कि एक बहुत ही सेक्सी रेड कलर की साड़ी पहनती है और पार्टी में पहुंच जाती है। जिसके बाद वो पार्टी में देखती है कि सब गाउन पहन के आए हैं, लेकिन वो इस बार कुछ और ही बन के आई थी। इस बार भी उसे वही लड़की दोबारा मिलती है, जिसने पिछली बार उसका मजाक उड़ाया था, और वो लड़की बोलती है, अरे तुम तो वही हो ना गाउन वाली। अरे यार, तुम्हें पार्टी के अकॉर्डिंग ड्रेसिंग सेंस नहीं पता क्या? जब देखो तब तो गाउन पहन कर आ जाती थी, और आज जब सबने गाउन पहना है तो तुम साड़ी पहन कर आ गई। कमाल की लड़की हो यार तुम। और अगर तुम्हें ड्रेसिंग सेंस नहीं है ना, तो तुम मुझसे ले सकती हो, मेरा तुमसे बहुत अच्छा है।
ओ हेलो, अपना ये ड्रेसिंग सेंस ना अपने पास ही रखो। अरे मेरी जो दिल आएगा मैं वो पहनूंगी। मुझे गाउन पहनना होगा तो मैं गाउन पहनूंगी, ड्रेस पहनना होगा तो ड्रेस पहनूंगी। तुम कौन होते हो मुझ पर अपनी मर्जी थोपने वाले? क्या हुआ बेबी, इतना गुस्सा क्यों हो? प्रीत, क्या तुम्हें मेरे आज ये साड़ी पहनने से कोई एतराज है? बताओ, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? नहीं बेबी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हमेशा गाउन में देखा है तो आज बहुत अलग लग रही हो। एंड आई लव यू ऑलवेज। और तुम जब चाहे अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकती हो। थैंक यू बेबी, आई लव यू टू। देख लिया तुमने, प्रीत को भी मैं ऐसे ही पसंद हूँ और मुझे खुद को भी। अब तुम जाओ और पार्टी एंजॉय करो। इस तरह शिवन्या प्रीत के साथ खुश रहती है। थोड़े समय बाद में दोनों शादी भी कर लेते हैं और शादी के बाद शिवन्या अलग अलग तरह की अपने पसंद की ड्रेसेस डाला करती। सोनी और मोनू दोनों भाई बहन आपस में किसी बात को लेकर तू मैं कर रहे थे। तभी धीरे से उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के बाल खींचने लगते हैं। तभी गुस्से में उनकी माँ रेखा देवी आती है और उनसे बोलती है, अरे तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या? पूरा का पूरा खानदान ही बेशरम हो गया है, जब देखो तब लड़ाई। ये बात सुनकर रेखा का पति अनमोल सिंह मुंह बनाते हुए कहता है, तुम घूम फिर कर मेरे खानदान पर क्यों आ जाती हो? क्यों? ये बच्चे आपके ही खानदान के हैं, समझे? और जैसा बाप निकम्मा वैसे ही बच्चे सारा दिन कुत्ते बिल्ली की तरह बस लड़ते ही रहते हैं। और कुछ आता है इनको? हे भगवान, गलती चाहे किसी की भी क्यों ना हो, तुम हमेशा मुझे और मेरे खानदान को ही सुनाती हो। हाँ, तो जिसके बच्चे हैं वही सुनेगा ना। हाँ, ये बच्चे बस मेरे हैं, तुम्हारे तो है नहीं। तुम तो इनकी दूर की माँ हो ना, और मैं इनका सगा बाप। मम्मी पापा को ऐसे लड़ते देखकर सोनी और मोनू दोनों परेशान हो जाते हैं और चिल्लाते हुए मोनू बोलता है, अरे बस करो मम्मी पापा, आप हम दोनों की लड़ाई सुलझाने के बजाय आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हो। अपना मुंह बंद करो तुम सब। अरे 5 दिन बाद दिवाली है, ये नहीं कि अच्छे से सफाई कर ले घर की। उठो तुम सब। सोनी, तू जा घर में झाड़ू पोछा लगा, और मोनू तू जाके घर के सारे जाले साफ कर। और आप महाराज जी, आप तो रसोई का काम करिए। और तुम क्या करोगी? मैं देखूंगी कि काम में कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि मेहमान आएंगे वो तो मुझे ही सुनाएंगे ना। अच्छा, ये सही है। चलो बच्चों। सुनाई नहीं दिया क्या तुम सबको? इतना बोलकर रेखा उन सबको घूर कर देखने लगती है। सोनी डर के मारे झाड़ू उठा लेती है और झाड़ू लगाने लगती है, और वहीं मोनू भी डर के मारे घर के सारे जाले साफ करने लगता है, और अनमोल जाके रसोई का काम करने लगता है, और रेखा आराम से सोफे पर बैठकर एप्पल खाने लगती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। सोनी मोनू से कहती है, भाई इस दिवाली ना मैं अच्छे से पटाखे जलाऊंगी। तू और पटाखे, तेरे बस की फुलझड़ियाँ जलाना नहीं है, पटाखे चलाएगी। अबे ओ, मुझसे ज्यादा पंगे मत लियो, समझ गया ना? देख लियो, इस बार ना मैं तुझसे ज्यादा पटाखे जलाऊंगी, समझ गया? ओ मोटी, देख लूंगा तभी कि तू कितने पटाखे जलाती है। हाँ हाँ देख लियो, दिखा दिखा कर तुझे भी जलाऊंगी फिर। हाँ हाँ देख लेंगे मेरी फुस्सी बम जैसी बहन। तभी वहाँ उनकी मम्मी आ जाती है और उन दोनों से कहती है, क्या बात है, फिर से शुरू हो गए तुम दोनों? मम्मी यही बहस करता है मुझसे। क्यों मोनू, तुझे कोई काम नहीं है क्या जो तू बार बार इससे बहस करता रहता है? अरे अपने पापा की तरह बेशरम हो गया है क्या तू? अरे मम्मी, तुम इसकी बातों पर तुरंत यकीन कर लेते हो। ये खुद मुझसे बहस करती है, मैं नहीं। तुम दोनों ही अपने पापा की तरह हो। चलो दोनों मेरे साथ मार्केट, बहुत सारा सामान लाना है दिवाली के लिए। मैं नहीं जा रहा, इसे ही ले जाओ। मैं भी नहीं जा रही, पापा को ले जाओ। अभी ना झाड़ू लेकर आऊंगी और दोनों के सर से ये मार्केट ना जाने का भूत ना उतार दूंगी, समझे? अरे नहीं मम्मी, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और तू नालायक, हाँ हाँ मैं भी। बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। इतना बोलकर रेखा अपने बच्चों के साथ मार्केट जाती है, जहाँ वो बहुत सारी खरीदारी करती है। रेखा अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लेती है और खूब सारी मिठाइयाँ भी लेती है। साथ ही वो सब सजावट का सामान खरीदती है, जैसे रंगोली बनाने के रंग, हैप्पी दिवाली के स्टिकर, दीपमाला, फूलों की माला, आम के पत्ते और मेहमानों को देने के लिए अन्य तोहफे। ये सब चीजें खरीदकर वो सब घर आते हैं। ऐसे ही अगले दिन छोटी दिवाली के दिन सोनी मोनू से बोलती है, भाई देख, इस बार ना हम मिलकर पटाखे जलाएंगे। पिछली दिवाली की तरह ना हम इस बार लड़ाई नहीं करेंगे, खुशियाँ बांटेंगे और खुशी खुशी दिवाली मनाएंगे। हाँ बहन, लड़ाई तो रोज ही करते हैं, मगर आज छोटी दिवाली है। आज से लेकर कल बड़ी दिवाली तक हम दोनों लड़ाई नहीं करेंगे, जो भी होगा मिल बांट कर ही करेंगे।
आखिर मम्मी पापा को भी तो पता चले हम दोनों भाई बहन में कितना प्यार है। तभी वहाँ उनके मम्मी पापा आ जाते हैं और ये सब देखकर रेखा कहती है, वाह, इस मामले में तो मेरे बच्चे बिल्कुल मेरे पर गए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं एक साथ ऐसे शांत बैठे हुए। तभी उनकी बात सुनकर अनमोल बोलता है, हाँ हाँ, तुमको तो मौका चाहिए बस अपनी तारीफ करने का। हाँ मेरे बच्चों, बहुत अच्छी सोच है। मेरे बच्चों, दिवाली खुशियाँ बांटने का त्योहार होता है और इस त्योहार जितना खुशियाँ बांट सकते हैं उतनी बांटनी चाहिए ताकि सब खुश रहें। हाँ, कभी कभी तुम्हारी मम्मी अच्छी बातें कर लेती हैं। आप भी ना। और हाँ मेरे बच्चों, ये लो कुछ पैसे ले लो, थोड़े पटाखे ले लेना अपने लिए। हाँ मम्मी। जाओ अब। सोनी और मोनू दोनों पैसे लेकर पटाखे लेने चले जाते हैं और अपने लिए पटाखे खरीद लेते हैं और रास्ते में जलाते हुए आते हैं। तभी उन दोनों भाई बहन की नजर गरीब बच्चों पर पड़ती है, जो कि चुपचाप अमीर बच्चों को छोटी दिवाली मनाते हुए देखकर खुश होते हैं। ये देखकर सोनी अपने भाई से बोलती है, भाई, इन लोगों के पास तो दिवाली मनाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही इनके पास खुशियाँ बांटने के लिए कुछ है, फिर भी ये कितने खुश हैं। हाँ बहन, और हाँ, हम दोनों जितना हो सके उतना खुशी बांटने की कोशिश करेंगे। हाँ भाई। मगर तू मेरा साथ देगी बहन? हाँ भाई, मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है, कल बड़ी दिवाली है और हम दोनों भाई बहन मिलकर इन लोगों के साथ खुशियाँ बांटेंगे। हाँ ठीक है भाई, चल अब घर चलते हैं, वरना मम्मी बहुत मारेगी। इतना बोलकर दोनों भाई बहन घर आते हैं। तभी उनकी मम्मी बोलती है, आ गए मेरे बच्चों? हाँ मम्मी। अच्छा, मैं खाना लगा देती हूँ, तुम दोनों को भूख लगी होगी ना। इतना बोलकर रेखा रसोई में चली जाती है और मौका देखकर मोनू और सोनी दोनों अपनी मम्मी के लॉकर से कुछ पैसे चुरा लेते हैं। ऐसे ही दिवाली वाले दिन मोनू और सोनी बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाते हैं और चोरी किए हुए पैसे उन गरीब बच्चों के लिए पटाखे और मिठाइयाँ खरीदने में खर्च करते हैं और उनके साथ दिवाली मनाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन अपने घर आते हैं और घर आके दोनों देखते हैं कि उनकी मम्मी बहुत परेशान है और अपनी माँ को परेशान देखकर सोनी बोलती है, क्या हुआ मम्मी, आप परेशान क्यों है? पापा ने फिर कुछ कहा क्या आपको, या फिर आपकी तबीयत खराब है? हाँ मम्मी, बोलो ना क्या हुआ, हमें अच्छा नहीं लग रहा इस तरह आपको देखकर। क्या बताऊं बच्चों, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैंने अपने लॉकर में कुछ पैसे रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे सच सच बताओ, क्या तुम दोनों ने पैसे लिए हैं? तुम्हें अपनी मम्मी की कसम है, सच बोलना। हाँ मम्मी, हम दोनों ने मिलकर चोरी की थी। तभी वहाँ अनमोल आता है और कहता है, बच्चों, क्या कमी कर दी हमने जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? हाँ बोलो ना, तुम्हारे खाने पीने से लेकर किसी चीज में कभी कोई कमी रह गई है जो तुम दोनों ये सब करने लगे? मम्मी, वो हमने चोरी इसलिए की क्योंकि हमने देखा कि कुछ गरीब बच्चे जिनके पास ना पटाखे हैं ना मिठाइयाँ हैं, मगर वो हम अमीर बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा जितना कर सकता हूँ उतना ही करके उन सब के साथ दिवाली बनाऊंगा और इसीलिए चोरी की। हाँ मम्मी, हमें माफ कर दो। बच्चों, जो तुमने किया वो सही है, मगर तुम्हारा तरीका बहुत ही गलत है। चोरी करना एक बुरी आदत है, लेकिन हाँ, तुमने हमारी आंखें खोल दी और अब हमें भी समझ आया है कि खुशियाँ बांटने का असली मतलब क्या होता है। इस तरह रेखा और अनमोल अपने बच्चों से सीख लेकर गरीब बच्चों के घर घर जाकर मिठाइयाँ, कपड़े और छोटे मोटे पटाखे देकर आते हैं और उनके साथ हंसी खुशी दिवाली मनाते हैं और पूरा परिवार एक साथ कहता है, हैप्पी दिवाली। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।